औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक हर चीज़ का रब है, वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो नबी आखिर ज़मान हैं और जिन्होंने हमें दीन का तोहफ़ा दिया और हम अल्लाह में उनकी सुन्नत पे हमेशा अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। Gentlemen, today I am starting the next lecture और as usual हर लेक्चर शुरू करने से पहले as you all know कि हम लेक्चर के मतलब बिफोर कोई गुड विल का मैसेज आपसे शेयर करते हैं। तो आज का मैसेज जो है वो है व्हाट्सएवर इज इन दी हेवंस। ये कुरान शरीफ की एक आयत शरीफ है, मैं उसका तर्जुमा आपसे ट्रांसलेशन शेयर करने लगा हूँ। व्हाट्सएवर इज इन दी हेवंस एंड इन दी अर्थ ग्लोरीफाइज अल्लाह युसब्बिहु लहु मा फी समावाति व मा फिल अर्द। कायनात का जर्रा जर्रा, समुद्रों का कतरा कतरा, सहराओं की रेत का जर्रा जर्रा जो है मेरे रब्बे जुल जलाल की हमेशा हम दो सना बयान कर रहा है। एंड ही इज़ दी ऑल माइटी ऑल वाइज। वो ऑल माइटी है, वो रब्बे रहमान है, बड़ा है, वाइज है, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है। ये सूरह अल हदीद की आयत है, इसकी ट्रांसलेशन आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। उसके बाद एक दूसरी सेइंग है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो विच इज़ रिगार्डिंग नॉलेज। इट सेज नॉलेज नॉक्स ऑन दी डोर ऑफ एक्शन। जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, ये जो नॉलेज नॉक्स ऑन दी डोर्स ऑफ एक्शन, वो अमल का पाबंद होता है। एंड इफ इट रिसीव्स और अप्लाई इट स्टेज, अदरवाइज इट डिपार्ट्स। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। ये डॉक्टर इलामा इकबाल साहब ने इरशाद फरमाया था। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप बयान की गई है नॉलेज की एक्शन के साथ, जो मैं अक्सर आपसे पहले भी शेयर करता हूँ एज ए गुडनेस मैसेज। और अक्सर औक़ात हम इस पर बात करते हैं कि जो कुछ हमारे इल्म में नॉलेज आता है, जो कुछ हम इल्म सीख करते हैं, जो कुछ हमें अपनी किताबों से विजिबल, ट्रैवलिंग से इनविजिबल, उस्तादों से, मिलने वालों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन से चीज़ें मिलती हैं, उसका अगर हम उस पर अमल ना करें, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी का शार ना बनाएं, उसको हिस्सा ना बनाएं, तो आई थिंक कि उसकी एप्लीकेशन नहीं रहती। वो नॉलेज सिर्फ नॉलेज ही होता है और बगैर अमल के उसकी कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये दूसरा मैसेज था जो कि ज़रूरी था। Gentlemen, with this we shift to the lecture 22 of productivity and quality management. Before moving further, as usual हम लेक्चर 21 की जो समरी है मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके सेलिएंट्स पे बातचीत करेंगे, सो दैट वी रिकैप्सुलेट एवरीथिंग एंड वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। क्वालिटी गुरुज की बात हो रही थी। क्वालिटी गुरुज में जो बड़े लीडर्स थे, क्वालिटी रेवोल्यूशन के जो पॉइनियर्स थे, जो फ्लैग बेरियर्स हैं, जो डेमिंग के अलावा जुरान के अलावा, देवर दी क्रॉसबे, योशियो कोंडो, टूची ओनो, शिंगो, डॉक्टर शाका, जेंची टूची एंड पीटर ड्रकर एंड टॉम पीटर्स। ये वो लोग थे जिन्होंने क्वालिटी के मतलब डिफरेंट इराज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए और क्वालिटी के वेंचर की जर्नी जो था टुवर्ड TQM क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ, फिटनेस की तरफ, क्वालिटी कन्फर्मेंस की तरफ, क्वालिटी कॉन्शियस कल्चर की तरफ, फिटनेस फॉर स्टैंडर्ड्स की तरफ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की, पुअर क्वालिटी की तरफ, कन्फर्मेंस टू दी स्टैंडर्ड्स की तरफ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ, इन्होंने डिफरेंट इराज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। इन सारे डिफरेंट जो एजुकेटेड लोग थे, इनके कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी हमने। सबसे पहले हमने क्रॉसबे पे बात की थी। क्रॉसबे जो है उनके मतलब हमने बात की कि ही वाज अ VP एट इंटरनेशनल टेलीफोन और उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था क्वालिटी इज फ्री। कि क्वालिटी इज फ्री के नाम से उन्होंने बुक लिखी और उसमें क्वालिटी के कॉन्सेप्ट दिए और उसमें उन्होंने कहा बिलीव दैट जीरो डिफेक्ट इज अ रियलिस्टिक गोल। उसमें उन्होंने जो गोल सेटिंग की, बाय ऑल सर्कमस्टांसेस उन्होंने इंश्योर किया कि जी रियलिस्टिकली जो अगर आप गोल सेटिंग करें तो दैट इज के जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट्स में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी प्रोसेस में, देयर इज जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने डिफाइंड द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एज एक्सपेंस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। क्वालिटी की प्राइस जो उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा जी नॉन कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड जो है ना, वो क्वालिटी की प्राइस है, जो कि हैवी प्राइस है। उसके बाद
उन्होंने अपने कंसेप्ट को इस तरह भी डिफाइन किया जिसमें क्वालिटी इज फ्री, इट इज नॉट अ गिफ्ट, क्वालिटी इज नॉट अ गिफ्ट बट इट इज फ्री, ये गिफ्ट नहीं है, फ्री है। व्हाट कॉस्ट मनी आर दी अनक्वालिटी थिंग्स, ऑल द एक्शंस दैट इन्वॉल्व नॉट डूइंग जॉब्स राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। इनका कंसेप्ट था कि क्वालिटी गिफ्ट नहीं है, फ्री है, और क्वालिटी उन चीज़ों की प्राइस है जो नॉट डूइंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम की प्राइस भुगतनी पड़ती है, उसकी प्राइस जो है वो क्वालिटी है, एंड क्वालिटी इज फ्री अदरवाइज। डॉक्टर ईशो कोंडो आगे, उन्होंने 4 पॉइंट्स ऑफ एक्शन टू सपोर्ट मोटिवेशन। इन्होंने क्वालिटी मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट पे बात की। क्वालिटी मोटिवेशन क्या है, इसको किस तरह लिया जाना चाहिए, इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। व्हेन गिवन वर्क इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने कहा जी कि मोटिवेशन जो है हमेशा क्वालिटी की मोटिवेशन इनबिल्ट होनी चाहिए इन द इंडिविजुअल्स, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और किन मौकों पे 4 पॉइंट्स ऑफ एक्शन टू सपोर्ट क्वालिटी मोटिवेशन थे। पहला था व्हेन गिविंग वर्क इंस्ट्रक्शंस। अगर मोटिवेशन है, डॉक्टर साहब इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मोटिवेशन है तो क्वालिटी है, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किए वो एरियाज जो कि बड़े पिवटल रोल रखते हैं, जो बहुत बड़े लिंचपिन का रोल अदा करते हैं फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिटी। वो 4 एरियाज थे जहां मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्होंने आइडेंटिफाई किए। पहला एरिया था व्हेन गिविंग वर्क इंस्ट्रक्शंस, जब वर्क इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। क्लैरिफाई दी ट्रू एम्स ऑफ वर्क, जब वर्क इंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हो तो क्लैरिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ एक मोटिवेशन दें, और क्लैरिफाई दी ट्रू एम्स ऑफ वर्क, जो भी काम है उसके ट्रू एम्स पे आप रोशनी डालें, और बड़ी क्लैरिटी हो कम्युनिकेशन में कि असल एम क्या है, पर्पस क्या है हमारा, सो दैट जो आपके लिसनर हैं दे आर फुली मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस। दूसरा पॉइंट था सी दैट पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर वर्क। जो लोगों का काम है, जो उनका टास्क है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, दे डू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए टुवर्ड्स देयर वर्क। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया गिव टाइम फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडियाज, क्रिएशन ऑफ आइडियाज के लिए प्रॉपर टाइम दें, इसको ऐसे ही हैज़र्डली जल्दी में बिफोर गिविंग गुड टाइम ना करें, गिव टाइम फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडियाज। एंड फोर्थ वन इज नर्चर आइडियाज एंड ब्रिंग देम टू फ्रूशन, यानी लोगों को इनकरेज करें, आइडियाज की नर्सरी बनाएं, आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्म कराएं, लोगों को एक्टिवेट करें फॉर द गुड आइडियाज, और उन आइडियाज को इनकरेज करके उनको गिव अ शेप ऑफ द गुड ट्री, और उनको एग्जीक्यूशन लेवल प्लान में करें, एक्शन लेवल प्लान में लाएं, और उन पे अमल भी करें। Another person on quality which he worked very well, that is the Ticho Hono. He born in 1912 and died in 1990. He graduated with the mechanical engineering degree from Nokia and worked for the Toyota Weaving Company. And in 1939 Toyota Motor as a machine shop manager वो आ गए, Toyota Motors में machine shop manager के तौर पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एंड 1988 में उन्होंने क्वालिटी की जर्नी में, क्वालिटी के प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट ऐड किया, वो था वर्क प्लेस मैनेजमेंट। वर्क प्लेस मैनेजमेंट को इन्होंने नाम दिया जस्ट इन टाइम एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को बाद में इतना वो पॉपुलर हुआ, इतना एग्जीक्यूशन लेवल था, इतना प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया इन्होंने जस्ट इन टाइम को, इतना आगे जब बढ़ाया तो लेटर ऑन इसका नाम रख दिया गया एज लीन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ये सिस्टम जाने लगा। ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने शेयर किया और इम्प्लीमेंट कराया, और इन्होंने ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम। टोयोटा में जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट की वजह से उसके ये ही इज नोन एज द फाउंडर एंड फादर ऑफ दैट कंसेप्ट। वेरी गुड कंसेप्ट। उसके बाद शिग्यो शिंगो आए। शिग्यो शिंगो वाज अनदर वेरी मच क्वालिटी मोटिवेटर पर्सन। उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका नाम रखा पोका योके। पोका योके का मीनिंग था ये इट्स अ जापानीज वर्ड जिसका मीनिंग है मिस्टेक प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग बेसिकली हम कह सकते हैं कि शिगो शिंगो ने मिस्टेक प्रूफिंग कॉन्सेप्ट शेयर किया। उन्होंने कहा जी आइडेंटिफाई एरर्स बिफोर दे बिकम डिफेक्ट्स। एरर्स जो हैं यही डिफेक्ट्स को बरत देते हैं। और एरर्स क्यों आते हैं? एरर्स इसलिए आते हैं कि या टूल ठीक किया उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई, या इनिशियली आपकी वर्कर जो है उसकी रेस्ट पूरी नहीं, या आपकी एनर्जी पूरी नहीं, या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर मैनेज नहीं। तो ही गेव अ वेरी गुड कंसेप्ट कि प्लीज आइडेंटिफाई द एरर्स, बिकॉज एरर से डिफेक्ट जन्म लेते हैं, डिफेक्ट से फिर आगे वेरिएशन जन्म लेती हैं, उससे फिर प्रॉब्लम आती है टोटल एंड प्रोडक्ट पे, और अल्टीमेटली इट्स अ लॉस टू द प्रॉफिट एंड लॉस टू द एंटरप्राइज।
फिर उन्हें इसमें बात की आइडेंटिफाई एरर्स बिफोर दे बिकम डिफेक्ट्स, राइट फ्रॉम बिगनिंग ही उनको पकड़ लें। फिर उन्होंने कहा स्टॉप द प्रोसेस व्हेन एवर अ डिफेक्ट अकर, जब भी कोई डिफेक्ट अकर हो प्रोसेस रोक दें उधर। डिफाइन द सोर्स एंड प्रिवेंट द रिकरेंस, बहुत प्यारा कंसेप्ट कि जहां से भी एरर या डिफेक्ट शुरू हो उधर ही प्रोसेस आप देन एंड देयर स्टॉप कर दें, सो दैट कि आइंदा आगे मजीद प्रोडक्ट लाइन में, जो असेंबली लाइन में बाकी प्रोडक्ट है उसमें खराबियां ना हो और सिस्टम मजीद से मजीद तर खराब ना होता चला जाए। तो इन्होंने कंसेप्ट ये दिया कि वेर एवर यू सी एरर एंड डिफेक्ट्स, पहले तो एरर को कंट्रोल करें और वंस यू सी कि इट्स एमर्जिंग एज डिफेक्ट तो देन एंड देयर स्टॉप द प्रोसेस और उस प्रोसेस को सीज करें और उसको सीज करके उसकी रिकरिंग को दोबारा देखें और उसकी जेनेसिस को दोबारा देखें और करेक्ट इट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। 1967 इन्होंने कंसेप्ट दिया सोर्स इंस्पेक्शन और इम्प्रूव्ड पीवाई का। ही प्रिवेंटेड द वर्क फ्रॉम द मेकिंग एरर सो दैट द डिफेक्ट्स कुड नॉट अकर, वही कंसेप्ट था इनका जो मैंने आपसे शेयर किया कि एरर्स एंटी एरर थे, ये एरर्स के अगेंस्ट थे, एरर्स को बिल्ट होने से पहले ही या उसकी काजेस को, रूट काजेस को इन्होंने एड्रेस किया। जीरो क्वालिटी कंट्रोल कंसेप्ट था इनका कि ही वांटेड के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के दौरान सबसे बड़ी क्वालिटी ही है व्हाट ही बिलीव्ड इन कि एरर्स ना बने और एरर्स फर्दर जो हैं डिफेक्ट्स को बर्थ ना दे। उसके बाद क्वालिटी प्लानिंग पे बात होगी। क्वालिटी प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, के क्वालिटी मैनेज सिस्टम पे जो क्वालिटी की प्लानिंग, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द क्वालिटी मैनेज सिस्टम, कि क्वालिटी मैनेज सिस्टम में एज ए होल प्लानिंग कहाँ खड़ी है, इसकी जरूरत, इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया जाए। टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग, कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग है उस पर बात करेंगे हम। एंड देन टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक अप्रोच गाइड की जाएगी क्वालिटी प्लानिंग की तरफ कि ये कैसे, कौन सी अप्रोच, कौन सा रूट, कौन सा मेथड, कौन सा रोड मैप हम लें जिससे जाते हुए हम प्लानिंग को प्रॉपर और प्रिंसिपल सेंटर्ड और क्वालिटी ओरिएंटेड प्लानिंग को हम हिट कर सकते हैं और वो एम अचीव कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर विल जस्ट शेयर दी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ हम ऑफ एंड ऑन बोलते हैं, सो दैट वी आर कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। पहली है फॉर्मल प्लान। फॉर्मल प्लान क्या है? एकेडमिकली इसको क्या कहते हैं? अ रिटन डॉक्यूमेंटेड प्लान डेवलप्ड थ्रू एन आइडेंटिफाइबल प्रोसेस, जिसको हम बात करते हैं जी व्हाट इज अ फॉर्मल प्लान, इसका प्लान क्या आपने किया है, बार बार हम बात करते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह किया गया है, अ रिटन डॉक्यूमेंटेड, ये रिटन भी होता है, डॉक्यूमेंटेड भी होता है, डेवलप्ड थ्रू एन आइडेंटिफाइबल प्रोसेस, किसी विजिबल आइडेंटिफाइबल प्रोसेस के थ्रू जो चीज डेवलप होती है उसको फॉर्मल प्लान कहा जाता है। फिर है फंक्शनल प्लान्स, plans that are originate from the functional areas of an organization such as production, sale, personal marketing। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर्मल प्लान है स्ट्रेटेजिक प्लान एज ए होल जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बनाती है। फंक्शनल प्लान वो हैं जो अपने वो सब डिपार्टमेंट्स को एलोकेशंस कर देती है, जैसे कोई फाइनेंशियल प्लान होगा, मार्केटिंग प्लान होगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्लान होगा, प्रोडक्शन प्लान होगा, उसकी प्रिजर्वेशन प्लान होगा, उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लान होगा, डिजाइनिंग प्लानिंग होगी कि डिजाइन कैसे किया जाए। सो देयर आर नंबर ऑफ प्लान्स विच फॉर्मल प्लान्स विच कम अंडर दी फंक्शनल प्लान्स की ये डिफरेंट किस्में हैं जो हर डिपार्टमेंट ओन करता है एंड दे ऑल कम अंडर फॉर्मल प्लान। इनको फंक्शनल प्लान्स का नाम दिया गया है एज इंडिविजुअल। गोल, गोल क्या है? हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, गोल सेटिंग, अपनी गोल पोस्ट चेंज कर दी, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो गोल है क्या एकेडमिकली? इट्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स के पैरेलल है, ऑब्जेक्टिव्स भी बाज़ दफ़ा कहते हैं हम, बाज़ दफ़ा गोल्स भी कहते हैं। अ स्टेटमेंट दैट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स डिपार्टमेंट डायरेक्शन एंड पर्पस। ये एक वन लाइनर, टू लाइनर स्टेटमेंट होती है ब्रीफ किस्म की, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पस भी देती है कि पर्पस क्या है आपका, एम क्या है, डायरेक्शन भी देती है, रोड मैप यानी रूट भी बताती है कि ये है। लॉन्ग रेंज प्लान्स, लॉन्ग रेंज प्लान्स क्या हैं? प्लान्स दैट परटेन्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड द करंट ईयर। लॉन्ग रेंज जनरली उन प्लान्स को कहा जाता है जो करंट ईयर से आगे के हों, देर तक हों थोड़े। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द गोल, पहले हमने गोल की बात की थी, ऑब्जेक्टिव भी उसकी पैरेलल है। अ स्टेटमेंट दैट गिव्स द ओरिजिनेटेड इट्स एंड इट्स डिपार्टमेंट डायरेक्शन एंड पर्पस, डायरेक्शन भी देती है ऑब्जेक्टिव जब हम कहते हैं और पर्पस भी देते हैं। प्लानिंग, अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग
व्हाट ऑब्जेक्टिव्स टू परस्यू इन द फ्यूचर, यानी व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर वी आर सपोज टू, उसको टाइम के साथ मैच किया जाता है, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है कि किस टाइम में हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करना है इन द फ्यूचर, एंड व्हाट ऑर्डर टू अचीव देम। यानी दो चीजें, एक तो उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया परस्यू किया जाता है, लिखा जाता है, प्लान किया जाता है, फिर उनकी प्रायोरिटी सेटिंग भी की जाती है, एंड व्हाट ऑर्डर दे आर टू बी डन, पहले क्या किया जाएगा, बाद में क्या किया होगा, एंड सो ऑन। पॉलिसीज, पॉलिसीज आर द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर एक्शन विच आर इंटर रिलेटेड विद गोल अटेनमेंट। ये जो गोल हमने सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की कि पर्पस और डायरेक्शन होती है गोल में, तो पॉलिसीज उसको अचीव करने के लिए ब्रॉडर गाइडलाइंस हैं, सपोर्टिव गाइडलाइंस है, जो उसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट केस स्टडीज के लिए, डिफरेंट कॉन्टीजेंसीज के लिए, या उसको अंडरटेक करने के लिए वो प्रोसेस उसके लिए होती हैं। दे आर दी ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द एक्शन विच आर इंटर रिलेटेड विद द गोल अटेनमेंट। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर इन अदर वर्ड्स अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क एक्सप्रेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अचीव दी पॉलिसीज। पॉलिसीज अचीव करने के लिए एक सीरीज जो उसमें सीक्वेंस में जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लिस्ट की जाती है, दैट इज प्रोसेस, प्रोसीजर। उसको प्रोसीजर का नाम दिया गया है। शॉर्ट रेंज प्लान, प्लान्स दैट कवर द करंट ईयर, शॉर्ट रेंज हो गए, लॉन्ग रेंज पहले हमने बात कर ली। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, प्लानिंग दैट कवर्स मल्टीपल ईयर्स, स्ट्रेटेजिक वो है इन द डेज टू कम, इन द ईयर्स टू कम, जो कवर करे। टेक्निकल प्लानिंग ये है, प्लानिंग दैट poses a set of goals handed down from a upper management, जो कि अपर मैनेजमेंट नीचे अपने लोगों को देती है, उनको टेक्निकल प्लानिंग लेवल के गोल्स का दिया जाता है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं जी। प्लानिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस एंड इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है दैट प्रोड्यूसेस एंड इंटीग्रेट्स, ये प्रोड्यूस भी करता है, इंटीग्रेट भी करता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज, इनको प्रोड्यूस भी करता है और इंटीग्रेट्स भी करता है। द प्लानिंग प्रोसेस आंसर्स 3 बेसिक क्वेश्चंस, जो भी प्लानिंग प्रोसेस होगा ये 3 बेसिक सवालों का जवाब देता है। वेयर आर वी नाउ, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, वेयर वी आर प्रोफेशनली, प्रोडक्टिविटी वाइज, आउटपुट वाइज, इनपुट वाइज, वेयर वी आर नाउ। वेयर डू वी वांट टू बी, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी, एंड हाउ कैन वी गेट देयर फ्रॉम हेयर। 3 सवालों के जवाब दिए जाते हैं प्लानिंग में हमेशा, जो कि इन 3 सवालों के अगर आंसर आ जाए तो प्लानिंग प्रोसेस वैसे ही शुरू हो जाता है। पहले कि वेयर वी आर, कहाँ हैं हम इस वक्त, एंड वेयर वी वांट टू बी, हमारे डिजायर्ड एक्शंस क्या हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड हाउ वी कैन गो देयर, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, रूट क्या होगी, मेथड्स क्या होंगे, उस पर ये सारी प्लानिंग हैंग अपॉन होती है। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर एक्शंस, प्लानिंग जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्यूचर एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उनके लिहाज से होती है। बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ कोर्स ऑफ एक्शंस, मैनेजमेंट कमिट्स टू मेकिंग इट हैपन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जरा इस पर हम दोबारा पढ़ते हैं, गौर करते हैं। बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट कर लिया, हमने उनको फिक्स कर लिया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। एंड एस्टेब्लिशिंग कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम रूट कौन सा लेंगे, किस तरह उस तक पहुंचेंगे। मैनेजमेंट कमिट्स टू मेकिंग इट हैपन, फिर मैनेजमेंट जो है जब रूट भी डिसाइड कर लिया, मंजिल भी डिसाइड कर ली, देन मैनेजमेंट जो है वो कमिट करती है अपनी मोटिवेशन से कि मेकिंग इट हैपन, कि हम ये करेंगे, करना शुरू कर देते हैं। इस मौके पे मेरे ज़हन में एक चाइनीज प्रोवर्ब आ रही है जो बड़ी अच्छी है, एक्शन और वीएन के मुतालिक है। इट सेज एन एक्शन विदाउट वीएन इज जस्ट एक्टिविटी, एन एक्शन without VN is just activity, and a VN without action is just a dream. Basically VN और एक्शन का जब तक एक्शन गुलाम है कि जब तक एक्शन ना किया जाए VN अचीव नहीं होती, इट रिमेन्स अ ड्रीम। तो इसी तरह जब मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए और साथ ही मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया कि हमने किस रूट पे जाना है, तो देन ये सिंपली दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, मेकिंग इट हैपन मीन कि दे स्टार्ट वर्किंग। प्लानिंग इज द इजीएस्ट वेयर चेंज हैपन्स द लीस्ट। प्लानिंग उधर इजीएस्ट होती है जिधर कम से कम चेंज हो, क्योंकि वरना चेंज मैनेजमेंट के इशू आ जाते हैं, फिर और इशू उसमें चेंज मैनेजमेंट इशू को एड्रेस करना आ जाता है, उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, रिलेटेड इशू। प्लानिंग इज द मोस्ट यूजफुल वेयर चेंज इज द ग्रेटेस्ट। प्लानिंग हमेशा उधर के लिए बहुत अच्छी रहती है जहाँ चेंज को ज्यादा इनकरेज किया जाए, ग्रेटेस्ट होती है, एंड पीपल आर ऑलरेडी वाइब्रेंट एंड दे आर एक्सुबरेंट टू परफॉर्म इट वेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड।
मोस्ट प्लानिंग इज कैरिड आउट ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। ज्यादातर मौकों पे प्लानिंग को इनफॉर्मल बेसिस पे किया जाता है, फॉर्मली नहीं किया जाता। इनफॉर्मल बेसिस पे उसके डिफरेंट पॉइंट्स को लिया जाता है वन बाय वन और उन पे डेवलप ऑन किया जाता है। दिस अकर्स व्हेन मैनेजमेंट डजंट रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड इंस्टेड कैरीज देम अराउंड इन देयर हेड्स। ये इसलिए होता है, इनफॉर्मल प्लानिंग चलती रहती है कि मैनेजमेंट या जुबानी डिस्कस करती रहती है, जुबानी जहां बैठ के डिस्कशन पॉइंट फॉर्मली उनको डॉक्यूमेंट नहीं करते उस वक्त तक। टेबल शोज द कंट्रास्ट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग है उनमें डिफरेंस जो है वो अगली स्लाइड पे आएगा। इस स्लाइड पे फॉर्मल विज़ाविज़ इनफॉर्मल प्लानिंग, फॉर्मल विज़ाविज़ इनफॉर्मल प्लानिंग। ये स्लाइड है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्लानिंग की बातचीत हो रही है। फॉर्मल प्लानिंग रैशनल होती है, उसको रैशनलाइज किया जाता है रिसोर्सेज में, चीज़ों में, उसकी काउंटिंग में, मैन पावर में, एक्सपेंडिचर्स में, टाइम में, हर जगह रैशनैलिटी उसकी ढूंढी जाती है। इनफॉर्मल जो होती है ये अमूमन इमोशनल भी होती है। इट्स जस्ट अ ब्रेन वेव, क्योंकि इसके पीछे कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं होती। इट्स जस्ट आइडिया बाय द 2-3 पर्सन्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, या एनी 2-3 पर्सन्स हु जस्ट कुक द आइडिया एंड जस्ट फ्लोट इन द पीपल। फॉर्मल प्लानिंग हमेशा रैशनल होने के साथ साथ सिस्टमेटिक होती है। पहले फिजिबिलिटी बनती है, फिर अपने रिसोर्स को देखा जाता है, फिर जॉब्स टू बी डन को देखा जाता है, फिर स्टूडेंट जो रिसोर्सेज एक्वायर्ड हैं कहाँ से आएंगे, फिर उन रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है, रोड मैप देखा जाता है। वेयर एज इनफॉर्मल जो है ना उस केस में सिस्टमेटिक नहीं होती, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है। और फॉर्मल प्लानिंग जो है वो है रिव्यूड एंड अपडेटेड। ये इसको बार बार रिव्यू किया जाता है, इसके इफ्स एंड बट्स को सीधा किया जाता है, इसके शॉर्ट कमिंग्स को दिया जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है ताकि इसको अपडेट किया जाए। जो इनफॉर्मल प्लानिंग है ये स्पोरेडिक होती है, बार बार एक आप फिक्स माइंड के साथ इमोशंस के साथ आप चल रहे होते हैं, वो ज्यादा आपका पर्सनल इंटेंशन ज्यादा उसको बायस कर रही होती है। और फॉर्मल प्लानिंग इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इट इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट। और इनफॉर्मल मोस्टली फॉर द शो, यानी लोग अपनी इट्स जस्ट टू शो इट टू पीपल, शो एक्टिविटी इन द मार्केट आर जस्ट टू शो, ये थोड़ी इनफॉर्मल उस तरफ इसका ट्रेंड होता है। फॉर्मल प्लानिंग हमेशा डॉक्यूमेंटेड होती है, इट इज वेल रिटन, वेल लेड आउट डॉक्यूमेंट। और जो इनफॉर्मल होती है ये ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होती है कि जी हाँ आपको याद आ गया पिछले साल हमने 10,000 प्रोडक्ट्स बनाई थी, इस साल हम 20,000 बना देंगे। सो उन्होंने एक आइडिया लिया, उस आइडिया को डबल कर दिया विदाउट सीइंग द फिजिबिलिटी स्टडी ऑन द सब्जेक्ट। सो डॉक्यूमेंट होती है फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल जो है ये जनरली इज दी मेमोरी बेस्ड, इसको मेमोरी बेस्ड के तौर पे लिया जाता है। और प्लानिंग पीडीसीए, यानी पीडीसीए मीन प्लान। सबसे पहले आप चीज को प्लान करते हैं, उसके बाद डी आता है यू डू इट। पहले आप प्लान करते हैं, देन यू डू इट, देन यू चेक इट। सी आता है कि आपने प्लान भी कर लिया, डू भी कर लिया यानी एक्शन कर लिया उस पर, फिर उस पर चेक कर लिया, देन एक्ट, यू ट्राई वट एवर यू हैव डिसाइडेड, उसके बाद आप उसको एक्ट करें। सो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये 4 स्टेप्स हैं पीडीसीए के प्लानिंग में। अभी इसी चीज को जो प्लान, डू, एक्ट एंड चेक, इसके मुतालिक अगर हम आगे थोड़ा आए वन बाय वन कि किस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ एक्शंस हैं जो अंडरटेक किए जाते हैं, स्लाइड पे वो दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1 इज प्लान। प्लान में क्या होता है? प्लानिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप है, टॉप मैनेजमेंट की। इसमें एनर्जी पॉलिसी आती है प्लानिंग में, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, एनर्जी रिव्यूज आते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान जो हैं डिस्कस किए जाते हैं प्लान फेज में। फिर आता है डू फेज, यानी करें, एग्जीक्यूट के फेज में आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रियलाइजेशन। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और रियलाइज किया जाता है। फिर इसमें कम्युनिकेशन बेहतर की जाती है, ट्रेनिंग बेहतर की जाती है, अवेयरनेस का एलिमेंट आ जाता है और ऑपरेशन कंट्रोल को इन्हांस किया जाता है, बेहतर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है चेक। चेक के बाद, चेक में डिफरेंट चेक्स हैं जो डिफरेंट लेवल पे रखे जाते हैं, जस्ट टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस और प्रोफाइल। उसमें आ जाता है मॉनिटरिंग, कि मॉनिटरिंग करें, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करें, कितने आवर्स काम हुआ, कैसे रहा, क्या प्रोडक्टिविटी थी। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन जनरेट होते हैं, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन जनरेट होते हैं कि प्रोएक्टिव तरीके से आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट भी चेक का हिस्सा है कि वो देखा जाए कि टू विच साइड द थिंग्स आर मूविंग। एक्ट में भी मैनेजमेंट रिव्यू आता है। मैनेजमेंट रिव्यू के बाद नए स्ट्रेटेजिक गोल्स असाइन होते हैं और फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस पे जोर दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी पे,
कि सारे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज्ड तरीके से यूज किया जाए। प्लानिंग, डू, एक्ट, चेक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आई, द फोकस ऑन क्वालिटी। इट सेज द क्वालिटी सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द मैन, मटीरियल्स एंड मीन्स, तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं, मैन, मटीरियल एंड मीन्स, आर प्रेजेंट एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द सफिशिएंट अमाउंट। ये बहुत ही क्वालिटी की चीज़ों की बहुत ही अहम तरीन ये कनोटेशन है जो बीच में हमें पढ़नी चाहिए सर्विस सेक्टर के लिहाज से, क्वालिटी इवन मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी। द क्वालिटी सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेसेसरी, जरूरी है टू इंश्योर दैट मैन, मटेरियल एंड मीन्स, मैन हो गया ह्यूमन कैपिटल HR, मटेरियल जो उसका रॉ मटेरियल और दूसरी रिसोर्सेज चाहिए, एंड मीन्स टू डू दैट मशीन्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट एट द राइट प्लेस, सही जगह पे मौजूद हैं, राइट टाइम, सही टाइम पे मौजूद हैं, किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, एंड इन द सफिशिएंट अमाउंट, कि फिर भी जितनी मैन पावर है, कंपैटिबल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, टेबल्स अवेलेबल एंड ऑल दैट। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग, बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग पे हम बात कर रहे थे। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग, we're talking about this. Business quality planning क्या है? It is the elements of an effective quality system. इसमें the quality management system QMSP इसको कहा जाता है, assumes that each group performs their intended responsibility. Quality management system में ये assume और perceive किया जाता है already कि हर ग्रुप का अपना अपना काम होता है। A worst case scenario would be where executive management performs the role of lower level management, leaving the company leaderless and dysfunctional. Basically हर एक का बहुत क्लैरिटी के साथ हर एक ऑर्बिट का JD के तहत, जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत हर अपॉइंटमेंट का, हर ऑफिस होल्डर्स का जो काम है वो डिफाइन कर दिया जाता है। और अगर टॉप मैनेजमेंट जो है लोअर मैनेजमेंट के कामों में इंटरवेन करना शुरू कर दे, जो टॉप मैनेजमेंट के अपने स्ट्रेटजिक काम है, उनके अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल वाइब्रेंसी है, वो फिर कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है अगर वो अपना काम छोड़ के निचली मैनेजमेंट के JDs में या उसके ऑर्बिट में जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल QMS रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इस पे फोकस कीजिएगा कि लेवल क्या है। एग्जेक्टिव पहला कॉलम देखिएगा, इट इज लेवल एग्जेक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है सबसे ऊपर एग्जेक्टिव्स आते हैं जो सिस्टम के लोग हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के लोग हैं जो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, उसके बाद एसोसिएट है प्रोडक्ट कि इनके लेवल पे किस लेवल पे क्या होना चाहिए। मसलन जब ऑर्गेनाइजेशन, ये बाकी राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली पहले का लेवल लिखा हुआ है और उसके साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जेक्टिव्स को देखेंगे कि एग्जेक्टिव्स कैसे बिहेव करते हैं, लाइक बाकी लेवल्स पे भी इसी तरह ही बात होगी। एग्जेक्टिव जो हैं दे डेवलप दी कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग में ये है कि पूरे का पूरा वो कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे हमने चलना है। प्लानिंग फेज में एग्जेक्टिव्स क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश दी डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, हर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को वो अश्योर करते हैं एग्जेक्टिव लेवल पे। कंट्रोल में दे मॉनिटर्स दी समरी रिपोर्ट्स शोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट समरीज को मॉनिटर करते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं और फर्दर इन्हांसमेंट ऑफ दी प्रोजेक्ट और प्रोडक्टिविटी की तरफ जोर दिया जाता है। स्टाफिंग में एग्जेक्टिव्स का क्या रोल होता है, आइडेंटिफाइज एंड रिक्रूट्स द मैनेजमेंट स्टाफ फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो डेफिशिएंसीज हैं ह्यूमन कैपिटल की, रिसोर्सेज की, डिफरेंट लेवल पे उसको इंश्योर करते हैं और पूरा करते हैं। मोटिवेशन में मीटिंग ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, मंथली इफेक्टिवनेस और इफेक्टिवनेस के साथ मंथली ऑब्जेक्टिव्स, बाय मंथली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यूज, इसको वो इंश्योर करते हैं अंडर ऑल लेवल। सिमिलर ग्राउंड्स पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट प्रोसेस के उनके भी रोल है और प्रोडक्ट का भी रोल है कि पांचों के पांचों जो हमारी क्वालिटी के फंक्शंस हैं, परफॉर्मेंस के फंक्शन हैं, जो कि ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन है, उसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसमें उनका हर एक का रोल है डिफरेंट तरीके से। नो कमिंग टू द मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, मैनेजमेंट शुड आइडेंटिफाई द करंट मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी, टॉप मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, वन ऑफ दी उनका पोर्टफोलियो में JDs के तहत भी they should identify the current market position, where is the customer and how and what to do they buy। इसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजमेंट भी क्या जा सकता है, कम्पिटिटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं हम, उसका भी एरिया आ जाता है कि वेयर इज द कस्टमर, कस्टमर है कहाँ, एंड हाउ एंड व्हाट दे बाय, कि उनकी
कौन सी, इन अदर वर्ड्स हम इसको रिवर्ट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कौन सी पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं और उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, व्हाट डू दे बाय, हाउ डू व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक. This would entail identification of the market scope and depth of the products and services being offered. Additionally, management should be able to discern the market share and they hold in the contracts that of their competition. A vital step is to identify current and future customer needs in terms of product features and benefits by surveying the marketplace. Marketplace पे identify करते हैं. This step is critical to organization success. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है कि ये स्टेप को स्टेप वाइज आइडेंटिफाई करें, कस्टमर कैसा है, उसके नीड्स असेसमेंट करें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसका ग्रुप देखें, उसकी डेमोग्राफी देखें, हर एंगल से उसको जज करें एंड हाउ ही कैन बी मेड मोस्ट कंफर्टेबल. द मेजर स्टेप्स इन मार्केटिंग आर एज फॉलो. जो मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी स्टेप्स हैं जो ज़हन में रखे जाने चाहिए. नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, यानी सबसे पहले तो आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, जो कि इसको ये भी कह सकते हैं हम मार्केट आइडेंटिफाई करें. देन आइडेंटिफाई द कस्टमर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस नीड्स, के कस्टमर की प्रोडक्ट और सर्विस नीड्स हैं क्या, इसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कह देते हैं प्रोडक्ट फीचर्स देख लें. देन इज दी आइडेंटिफाई हाउ मच द कस्टमर इज विलिंग टू पे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसकी कास्ट क्या होगी. देन इज दी आइडेंटिफाई वेयर द कस्टमर गोज टू बाय, कि कस्टमर कहाँ खरीदने जाता है, किस लोकेशन पे जाता है, उसकी प्लेसमेंट हो गई. आइडेंटिफाई हाउ द कस्टमर hears about companies like yours, कि आप जैसी कंपनीज जो उनके मतलब कस्टमर के क्या कमेंट्स हैं एंड व्हाट ही सेज, कि उसकी प्रमोशन और सेल्स के मतलब बातचीत होगी. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट किए जाते हैं, ये बहुत अहम तरीन काम है मैनेजमेंट का. और मैनेजमेंट अगर कोई हमें सही करेगी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर ऑब्जेक्टिव सेटिंग का सही अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए, तो फिर चीज़ें और सिंपल हो जाती हैं. Setting objectives requires a cascade approach down through the company hierarchy as follows. जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करने हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे, एक हायरार्की की जरूरत होती है, which is shown as it begins at the top with a clear statement of what you are in business for. जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि फॉर व्हाट यू आर इन बिजनेस फॉर, बिजनेस में आप किस लिए हैं. देन लॉन्ग रेंज गोल्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर दिस स्टेटमेंट. तो वो टॉप मैनेजमेंट जो है लॉन्ग रेंज गोल जो है वो अपनी फॉर्मुलेट करा लेती है. द लॉन्ग रेंज गोल्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दे आर लिंक्ड. पहले लॉन्ग रेंज गोल्स को डिफाइन किया जाता है तो उस बेस पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं एंड दे बोथ आर वेरी मच इंटरलिंक्ड. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड एट एवरी रेलेवेंट लेवल. हर एक रेलेवेंट लेवल जो है टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सब मिडल मैनेजमेंट, हर एक पे रखे जाते हैं वो. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज डाउन थ्रू आउट द एंटायर कंपनी, नीचे तक ये प्रोसेस हर एक का अपने अपने लेवल पे चला जाता जारी रहता है एंड इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग. दिस गोल सेटिंग प्रोसेस डजंट इम्प्लाई एनी स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्टाइल. ये जो गोल सेटिंग इस तरह की जाती है इस पर कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्टाइल एप्लीकेबल नहीं होता एंड इट डजंट इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस आर इन स्टेप विद द मेजर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट देयर इज नो इनकोग्रेंस. यानी ये जरूरी नहीं है कि सबकी फ्रिक्वेंसी भी हो, यानी बेसिकली इंश्योर दैट ऑल फंक्शंस आर इन स्टेप. ये बेसिकली कंपनी पॉलिसी या कंपनी विजन्स को मद्देनजर रखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स की कोहेरेंस के साथ, उनकी फ्रिक्वेंसी मैचिंग के साथ इंश्योर किए जाते हैं सो दैट दे आर अचीवेबल. राइट, नाउ विल कवर द लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स. लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली एक्सटेंड बियॉन्ड द करंट ईयर. पहले भी बात हुई थी कि लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स उनको कहते हैं जो मौजूदा साल से आगे तक जाएं. दीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस, थीम, एम है, उसको ये कवर करते हैं, उससे लाइन होते हैं. शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जब आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस करते हैं उसमें से ड्राइव होते हैं. दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह कह सकते हैं हम. द एनालिसिस शुड रिजल्ट इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज दैट अप्लाई एट ऑल द वेरियस लेवल्स. प्रायोरिटी सेटिंग में उनके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट की प्रायोरिटी सेटिंग में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं रोल प्ले करते हैं इन द कंपनी एंड आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर एंड द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स. ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं ये एक दूसरे से सिंक्रोनाइज भी होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन भी होता है और दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रायोरिटी सेटिंग फॉर गेटिंग डन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हैं, दे आर आल्सो सिंक्रोनाइज्ड विद द पर्पस ऑफ द कंपनी.
और उसे एक फोकस्ड अप्रोच से बाहर नहीं जाते आप अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। द मेजर स्टेप्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। जैसे स्लाइड में शो किए हुए हैं कौन से स्टेप्स हैं जो एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स में लिए जाते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म गोल्स। आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, कंपाइल करते हैं, डेवलप ऑन करते हैं, उनको बनाते हैं जी दीज आर माई लॉन्ग टर्म गोल्स। देन डेवलप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप गोल्स डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म, फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को आप डिफाइन करते हैं। देन एस्टेब्लिश डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स कि हर डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या किस लिए रेज किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या होगा, वो आप डिफाइन कर देते हैं। फॉर्मुलेट फंक्शनल क्वालिटी प्लान्स। फंक्शनल क्वालिटी प्लान्स जो हैं वो फिर आप बना देते हैं। फिर आप एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। जब आपने फंक्शनल क्वालिटी प्लान्स बना दिए उसके बाद आपने परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बना देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज पर जेडी एज पर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर इंप्लीमेंट करते हैं, आपका एक्शन प्लान आता है, एग्जीक्यूशन होती है उनकी, और फिर रिव्यू दी परफॉर्मेंस। फिर साथ साथ आप फीडबैक के तहत परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहते हैं, हाउ दी थिंग्स आर मूविंग, ये पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, हम अपनी बिहाइंड टाइम तो नहीं है ऑब्जेक्टिव गेटिंग में, सेटिंग में, या बिफोर टाइम तो नहीं हो रहे, या शॉर्ट ऑफ टाइम तो नहीं हो रही, टाइम तो नहीं दूर हो रहा, या कौन सी वीकनेसेस हैं, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज किए जाते हैं, सो दैट द ऑल थिंग्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम से आप रिव्यू करते हैं उसको। फिर long term and short term objectives. After goals have been established and action plans for achieving the goals should be developed. जो अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाता है जो फॉर एग्जांपल शुड बी डेवलप्ड एज फॉलो, जिसके स्टेप्स हैं डिटरमिन मेजर एक्टिविटीज नीडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो मेजर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कैसे किया जाए। फिर डिटरमिन सब एक्टिविटीज, उसके बाद मेजर एक्टिविटी के बाद सब एक्टिविटीज को देखा जाता है कि उनकी जो सब एक्टिविटीज जो कंस्टिट्यूट करती हैं मेजर एक्टिविटीज वो किस तरह करेंगे। देन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं किसी को। देन आइडेंटिफाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मीट द गोल्स। देन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट गोल्स टू मीट द यू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिसोर्सेज टू मीट द गोल्स के रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, रोड मैप क्या होगा, किस तरह उनको फॉर टू मीट द गोल्स हम इंश्योर करें एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से गोल मीट हों। द फर्स्ट 3 स्टेप्स आर आइडेंटिफाइड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। जो पहले 3 स्टेप्स हैं जो कि मेजर एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द ईच एक्टिविटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू डिटरमिन किए जाते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो अलग साइड से आते हैं, इनको आगे लेके आप चलते हैं। सेटिंग बिजनेस मैट्रिक्स। बिजनेस मैट्रिक्स कैसे सेट किए जाते हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे उन पे एक्शन प्लान बनता है, इस पे हम बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनल कैटेगरीज इन द बिजनेस। जो प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव और गोल को डिटरमिन करने का, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनल कैटेगरीज इन द बिजनेस, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। या तो सर्विस से या सर्विस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से ही ये बात चल पड़ती है। These activities are critical for survival of the organization. जो एक्टिविटीज ये डिफाइन की गई हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, उसके लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। वेयर नॉन कन्फर्मिटीज हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। अगर आप उसको नहीं करते तो फाइनेंस के इफेक्ट भी आ जाते हैं, इमीडिएट इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज भी आ जाता है। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर रेवेन्यू सेंटर्स व्हाइल अदर्स आर दी कास्ट सेंटर्स। इन एक्टिविटीज को इन्होंने नाम दे दिया 2 तरह का, एक को कास्ट सेंटर्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दूसरे को रेवेन्यू सेंटर्स के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। द ऑब्जेक्टिव शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड रिड्यूस और कंट्रोल द कास्ट। बेसिकली 2 ग्रुप से इसलिए बनाए, थोड़ी इसको पोलराइज्ड इसलिए किया, सेगमेंटेशन इसलिए की गई। कास्ट सेंटर को आपने रिड्यूस करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कास्ट इज टू बी कट डाउन। रेवेन्यू इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रॉफिट जनरेशन कि वो आप मनी अर्निंग की तरफ आ जाती है, उसको आपने बढ़ाना है फॉर दी सर्वाइवल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसके ये 2 ग्रुप्स बना दिए गए आइडेंटिफाई करके। एग्जाम्पल इसमें जो हमने बात की थी सेटिंग बिजनेस मैट्रिक्स को सेट करते हुए, जो इसकी एग्जाम्पल बेसिकली बिजनेस मैट्रिक्स कंसेप्ट को अगर 1 लाइनर पे मैं डिफाइन करूं तो वो ये है कि आपने सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को फॉर दी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ गोल्स को आपने 2 एक्टिविटीज में डिवाइड किया। वन इज कास्ट सेंटर्स एंड अदर इज दी रेवेन्यू सेंटर्स। कास्ट सेंटर्स वो हैं जो आपका रेवेन्यू लगाते हैं, रिसोर्सेज को
डिप्लीट करते हैं, खर्चे आते हैं उसके ऊपर कास्ट, उसको कह लें रेवेन्यू जनरेटेड इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स आउटपुट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द अदर एलिमेंट्स। तो इस बेसिस पे एग्जांपल है, एग्जांपल से थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सेल्स वुड बी अ रेवेन्यू सेंटर, वी टेक मनी इन, वही बात जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो भी सेल होगी यू आर अर्निंग दी मनी और सो मनी इन आगे, वेयर वी वुड ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रियलिस्टिक मैक्सिमम गोल और ऑब्जेक्टिव। सेल बढ़ाने के लिए चूंकि ये मनी अर्निंग है, इस एक्टिविटी के लिए आपको गोल सेटिंग हायर करनी चाहिए, एफर्ट्स भी होनी चाहिए, एक्चुअल प्लान भी होने चाहिए कि वी शुड इंक्रीजिंग सेल्स। परचेजिंग ऑन द अदर हैंड इज अ कॉस्ट सेंटर, वी पे मनी आउट, यानी आप चीज तभी परचेज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, स्टॉक की, ऑटोमेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो रॉ मटेरियल है कि आप पैसे पे करते हैं, सो मनी आउट गए, इसको आप मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज से मुराद ये नहीं कि खत्म कर दें, मिनिमाइज से मुराद ये है जो असेंशियल हैं वो तो आप अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस खरीदेंगे, जो वेस्ट हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हैं या ओवरडू करते हैं वो नहीं खरीदने। जैसे एनर्जी जो मशीनें चलाने के लिए चाहिए वो तो आप बटन ऑन रखेंगे, पावर आती रहेगी, लेकिन जब मशीन्स नहीं चल रही तो इमीडिएटली ये ऑफ होनी चाहिए। जब आप कमरों से निकल जाते हैं, आपके दफ्तरों से, आपकी वर्कशॉप फ्लोर से, लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए टाइम पे, ताकि एनर्जी कंजम्पशन पे भी आपका कंट्रोल रहे। तो ये वो उसमें आ जाती हैं। और वेयर वी वुड वांट टू एस्टैब्लिश अ रियलिस्टिक मिनिमम और कंट्रोल थी, इस पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सेटिंग बिजनेस मैटर्स, इट इज सीनियर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड द ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू, ये टॉप मैनेजमेंट जो है इनके जिम्मे हैं कि बैलेंस रखे रेवेन्यू के दरमियान, कास्ट एंड एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर वाइल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये विजनरी ऑब्जेक्टिव सेटिंग या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है कि कास्ट, रेवेन्यू और मार्केट शेयर पे वो बहुत ज्यादा नजर रखें, बैलेंस रखें और फिर अपना इंटरप्राइज फर्म या इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेट करें। देयर इज ऑलवेज अ कास्ट एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग अ बिजनेस and it's unrealistic to assume there is not। खर्चा करेंगे, इंटरप्राइज से खर्चा आएगा तो प्रोडक्ट आएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप कास्ट को सिफर पे ले आए, यू एक्सपेक्ट गुड प्रोडक्ट, आपको कंपल्सरी कास्ट खर्च करनी ही पड़ेगी फॉर द गुड प्रोडक्ट। देयरफॉर फिक्स कास्ट बेस्ड ऑन द फंक्शनल एरिया थ्रू पुट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो कास्ट जरूरी हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात कर ली थी, इनको नॉर्मल कास्ट का नाम दिया गया है, जैसे पावर की जरूरत है, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, ह्यूमन कैपिटल है, ये तो है ही हैं एंड दे आर दी पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस के तौर पे इनको लिया जाना चाहिए। द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड गोल सेटिंग प्रोसेस इज डायनेमिक एंड इंटरएक्टिव। गोल सेटिंग की जो स्ट्रेटेजी बताई गई है वो थोड़ी डायनेमिक है, इंटरएक्टिव है, बैलेंस्ड अप्रोच इसमें चलेगी। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड बी ट्रैकिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड कंपेयरिंग देम टू द प्लान। एक्चुअल रिजल्ट्स को देखना चाहिए कि एक्चुअल क्या हुआ था, एक्चुअल क्या ऑन ग्राउंड हुआ और डिजायर्ड क्या था, प्लान क्या था, इन ऑर्डर टू डिटरमिन आवर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। इन दोनों को देखने के लिए द रिजल्ट्स ऑफ द करंट गोल्स मे बी चेंज एंड लीड टू अ रिवाइज्ड स्ट्रेटजी। कि इसकी जब एनालिसिस आप करते हैं कि जी प्लान ये था, प्लान को आप डिजायर्ड भी कह सकते हैं, और करंट हमने जो एक्चुअल था ये था, तो इसको एनालिसिस करेंगे तो आपकी एक एक्चुअल किस्म की फैक्चुअल रियलिस्टिक स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑब्जेक्टिव सेटिंग में आसानी रहेगी, ऑब्वियसली कीपिंग इन व्यू द नॉर्मल कास्ट आल्सो। नो दी बिजनेस क्वालिटी प्लान, ये स्लाइड इसको शो करती है। बिजनेस क्वालिटी प्लान के अगर पहले कॉलम पे आप आए कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन, कि उसमें प्रोडक्ट और सर्विस है, कस्टमर रिलेटेड है, डिजाइन कंट्रोल है, परचेजिंग है, कस्टमर सप्लाइड प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, प्रोसेस कंट्रोल है, डायरेक्ट कास्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विसिंग है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट है, प्राइमरी है, अल्टरनेट है, ट्रैकिंग है, गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस में डिपार्टमेंट का आ गया, सेल्स का आ गया काम है, प्राइमरी टॉम आ गया, टॉम इज वन नेम, अल्टरनेट अलाइस आ गया जो इनके जिम्मे है, ट्रैकिंग कौन है, सेल्स रेवेन्यू पर मंथ, इनवाइसिंग, प्रोजेक्ट्स, आवर्स एंड कास्ट, और गोल या ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन द लास्ट मंथ। इसी तरह बिजनेस क्वालिटी प्लान डिफरेंट एलिमेंट के साथ वन बाय वन एक एक के साथ इसको फिल इन द ब्लैंक किया दी जाता है, ताकि थोड़ी रियलिस्टिक हमारा बिजनेस क्वालिटी बिजनेस सेटिंग का प्लान बन जाए और उसमें हमारे टारगेट्स भी डिफाइन हो जाए उसी पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, पर्टिकुलर जो आपका टेबुलर शेप है, जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग है, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाउ टू अचीव दैम। प्रोसेस क्वालिटी प्लानिंग, प्रोसेस क्वालिटी प्लानिंग इस पे बात होगी अभी।
Process quality planning, each of the classification or sub activities can be further analyzed and planned for their respective requirements. This is done by identifying the process task in the chronological order, or in short, this is a task listing without any of the detail. ये एक टास्क है जिसको आप लिस्ट कर देते हैं without any of the details, and detailing each task or step would require an explanation and how much step is accomplished, कि ये कितना किया गया. However, in process planning we only need to know what steps or tasks are performed, कौन से टास्क हमने कर लिए, and not the actual how to information. क्या हमने प्रोसेस प्लानिंग में होता है कौन से हमने कर लिए वो लिखने हैं, हाउ मेथोडोलॉजी नहीं लिखी. एन एग्जांपल ऑफ दिस इज शोन इन नेक्स्ट टेबल, जो आपने प्रोसेस प्लानिंग में बात की अगली स्लाइड में इसमें दिखाएंगे. नो जेंटलमैन, प्रोसेस क्वालिटी प्लान क्या है, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में शो की गई है. फॉर एग्जाम्पल जनरल इंफॉर्मेशन में आ जाता है, उसके बेसिक डाटा आ जाता है, डेट, फेज, कॉन्ट्रैक्ट, फोन, डिपार्टमेंट, नाम, उसका अल्टरनेट ट्रैकिंग. ये आप ग्रेटर देन लास्ट मंथ, उसी को प्रोसेस को आप जब एक कार्ड की शेप में लिस्ट कर देते हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए रख लेते हैं एज ए डॉक्यूमेंट, तो इट इज प्रोसेस क्वालिटी प्लानिंग आ जाती है, जो जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे शो की गई है. जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आती है, जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द प्रोसेस क्वालिटी प्लान, दैट इज PQP भी इसको कहा जाता है, प्रोसेस क्वालिटी प्लान. इट इज ड्राइव फ्रॉम द बिजनेस क्वालिटी प्लान, जो कि प्रोसेस क्वालिटी प्लान जो है ड्राइव किया जाता है बिजनेस क्वालिटी प्लान में से. और ईच प्रोसेस प्लान इज असाइंड अ यूनिक नंबर, हर प्रोसेस प्लान को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है फॉर क्रॉस रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, उसके क्रॉस रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए. देन द क्लासिफिकेशन एंड प्रोसेस स्टेप इज आइडेंटिफाइड, उसके बाद जो उसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन स्टेप को आइडेंटिफाई किया जाता है अलॉन्ग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ द प्लान, जिस डेट से वो इफेक्टिव हुआ है, so that it is documented well towards the achievement of the overall final quality plan. The planning phase is identified. The design is where plan is in process of development. Design वो है, design is where the plan is in the process of development. Review is when the plan is awaiting approval, जब वो approval के लिए है. Production is when the plan is in effect. Production है जब plan in place हो गया, effective है और execute हो रहा है. Additionally, the plan identifies the departmental responsibilities including performance tracking goals. डिपार्टमेंट ने परफॉर्मेंस ट्रैकिंग गोल्स को भी रिव्यू करना होता है, सिर्फ प्लान नहीं करना. This last step is important because this information will be used to update and revise the plan as necessary. जब आप परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और उसके गोल को देखते हैं कि ट्रैकिंग कैसी रही, परफॉर्मेंस कैसी रही, तो साथ साथ आप परफॉर्मेंस रिव्यू भी करते हैं और परफॉर्मेंस रिव्यू में अमेंडमेंट्स भी अकॉर्डिंगली की जाती हैं, मॉडिफिकेशन भी इंश्योर की जाती हैं. इट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल. सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल भी जनरेट होता है इन एक्टिविटीज के बाद, इस रिव्यू के बाद. इसके साथ डिटेल्स, द डिटेल ऑफ द PQP बिगिन विद द सिंपल प्रोसीजरल एनालिसिस फ्लो चार्ट. यानी PQP की जो फ्लो चार्ट से इसको शुरू करते हैं. Procedural analysis flow charts are useful means for making a step-by-step analysis of process. Process का step-by-step analysis किया जाता है. The details of present or proposed procedures can be recorded, which will help point out duplication of effort. यानी जब डिटेल्स आप लिस्ट कर लेते हैं उस चार्ट के तहत, डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सिंगली आपने हर चीज डॉक्यूमेंट कर दी है विद द प्रॉपर रेफरेंसेस. एंड टाइम डिलेज भी उसमें आगे, एक्सेसिव इंस्पेक्शंस भी नजर आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन जो डुप्लिसिटी हो रही है, काउंटर प्रोडक्टिव यूज हो रही है, बार बार यूज हो रही है, वो भी उस पर रिफ्लेक्ट होगी उसी चार्ट पे. एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन स्टिमुलेट एन एनालिसिस ऑफ द मेजर प्रोसेस चेंज. जब आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को एवेलुएट कर लिया, एनालिसिस करना शुरू कर दिया, तो इसने एक और चीज को भी बढ़ दिया, स्टिमुलेशन दी है चीज को कि हम प्रोसेस चेंज भी लाएं. चेंज मैनेजमेंट का इशू है कि उस बेस्ड ऑन दिस फीडबैक उसमें जो डुप्लिसिटी हो रही है, जो काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो टाइम वेस्टर्स हैं, उनको ट्रिम करें और पूरे रिसोर्स को पॉजिटिव एंड के लिए यूज करें, जो कि इन लाइन विद द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो. एडजस्ट टू ईच सिंबल ईच टास्क इज डिस्क्राइब विद द टाइटल कॉलम 2. नेक्स्ट टू ईच डिस्क्रिप्शन वी वुड आइडेंटिफाई एंड प्रोडक्ट और प्रोसेस रिक्वायरमेंट कॉलम 3 एज शोन इन दिस टेबल 2.5. ये टेबल 2.5 है जो आपसे इसका नंबर दिया गया, स्लाइड पे दिखाया गया आपको. प्रोसेस क्वालिटी प्लानिंग पार्शियल डिटेल्स इसकी इस टेबल में थोड़ी पार्शियल डिटेल्स की गई हैं,
और इसको फॉलो किया गया है फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट में अगर आप देखेंगे और से ऑपरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंस्पेक्शन है, डिले है, स्टोरेज है, ये फ्लो चार्ट के नीचे हैं। और नंबर 2 इज दी प्रोसेस स्टेप डिस्क्रिप्शन के उसका नेक्स्ट सेल ऑर्डर है, उसका चेक सेल पर्सन मैथ, वॉक टू अकाउंट्स रिसीवेबल फाइल, फाइंड कस्टमर्स बैलेंस, रिकॉर्ड दी कस्टमर्स बैलेंस, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। और तीसरे लेवल पे आ गया रिक्वायरमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की या प्रोसेस की, ओल्डेस्ट डेट, करेक्ट प्राइस, नेम एंड अकाउंट नंबर एक्सेट्रा, जो कि रेलेवेंट डाटा है उसमें लिस्ट किया जाता है उसके साथ साथ। फेलियर मोड्स, since there are no perfect process, it will be necessary to identify problems early to control or eliminate them from happening. Perfect process तो कहीं भी नहीं होता. There is a room for improvement through feedback to improve each process. तो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें या तो अर्ली हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म कर लें शुरू में, या एलिमिनेट करते हैं, या उनको कंट्रोल कर लें. To do this, we must determine what possible problems we may encounter during each process step. कि पहले आप फोरसी कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लाइकली हमें मीट होंगी इन दी रूट. Of course, through our experience and from performing experiments, we can reduce the cause of these problems. रूट काज हमें नजर आ सकती है हमारे थ्रू एक्सपीरियंस और प्रोफाइल उसका देखने के इस प्रॉब्लम की रूट काज क्या है. Whenever possible, we should design the process in such a way as to reduce or eliminate all possible problems. हम ये कोशिश करनी चाहिए कि whenever possible कि या तो वो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करें, कटेल करें, या एलिमिनेट करें ऑल टुगेदर, उनको कम्बेट कर दें, उनको ख़त्म कर दें, उनको एड्रेस कर दें. रियलिस्टिकली द एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल. ये एक बड़ी फैक्चुअल बात है, ग्राउंड फैक्ट है ये कि सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट नहीं हो सकती, बट वी कैन रिड्यूस देयर इम्पैक्ट. उन प्रॉब्लम्स को हम छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, डिल्यूट कर सकते हैं, एंड हैव एन कॉन्टीजेंसीज फॉर देयर अकरेंस, और दोबारा बेटर प्लानिंग से, इफेक्टिव स्किल से उसको दोबारा होने से बचा सकते हैं. दिस ब्रिंग्स अप अ पॉइंट, व्हाई डू वी हैव प्रॉब्लम्स, कि ये इस पॉइंट की तरफ एक बड़ा कंसेप्ट की तरफ आता है, हमें प्रॉब्लम आती क्यों है, व्हाई डू वी हैव प्रॉब्लम्स. यूजुअली the reason there are problems in a process is because it was designed that way, कि उस प्रॉब्लम, उस प्रोसेस में जो डिजाइन हुआ था उसमें प्रॉब्लम इनहेरेंट आनी थी, बिकॉज इट हैज टू वर्क. वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बाहर चले. इकबाल ने कहा था ना, गिरते हैं शाहजुहारी मैदानी जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो मुझे वो शेर याद आ गया ऐसे कि अगर कोई प्रोसेस आप अमल ही नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी की तरफ चलेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जीरो प्रॉब्लम होगी. लेकिन जब आपने प्रोसेस डिजाइन किया, काम करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम विल कम. ये नहीं हो सकता प्रॉब्लम ना करे. जो इंसान मैदानी जंग में गया ही नहीं, जो छोटा बच्चा, वो इकबाल के शेर को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में. मैदानी जंग में, दुनिया की वर्ल्ड कॉम्पिटेंसी में, लड़ाई के मैदान में, जिहाद के मैदान में जब निकलते हैं वतन के लिए, देश के लिए, तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में. हमेशा घोड़े से वही गिरता है जो घोड़े पे बैठा होगा. वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाद जा रहे, वो बच्चा क्या गिरेगा जो ऑलरेडी बेचारे ने मैदान जंग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं किया और उसकी अपनी उम्र ही 2 साल है. तो सेम वे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट प्रोसेस को डिजाइन ही नहीं किया, उसमें इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं जरूर की, तो हाउ वुड यू टॉक अबाउट दी प्रॉब्लम्स. आप काम करेंगे, प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी. तो ये वो बात कर रहे हैं. कपल दिस विद इनकंसिस्टेंट और पुअर मैनेजमेंट लीडरशिप एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग दैट एनी वर्क गेट्स अकॉम्प्लिश्ड. जब आप प्रॉब्लम्स को कम्बेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इवन देन प्रोसेस इंप्रूव होता रहता है और काम कंप्लीट होते हैं. द प्लानिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी इन पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्शन. प्लानिंग से आपको कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस आती है, डायरेक्शन मिलती है फॉर अटेनिंग ऑब्वियसली दैट गोल. इन शॉर्ट, अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिवार्ड्स एक्शंस नॉट वर्ड्स. यानी एक्शन के थ्रू आप कोशिश करते हैं सिस्टम को इंप्रूव करें, जुबानी कलामी अल्फाज की जंग नहीं है. दिस इज द वाइटल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर एंड अदर वन. A novice relies upon the hearsay, heightens unimportant issues and makes decision on informal, यानी वो एक इमोशंस पे लोग चले जाते हैं. प्रोफेशनल जो है चीज को प्रोफेशनल तरीके से ही कम्प्लीट करता है. A professional relies on information derived from the statistical analysis with regard to the process for which he or she has responsibility. डेटा देखता है प्रोफेशनल, उसका ट्रेंड देखता है, उसको एवेल्युएट करता है, उसकी फाइंडिंग्स को देखता है. एज यू कैन सी, careful consideration is given in the design of a process, make it foolproof against the errors. If you want to keep problems away, you had
यू हैव टू हैव बेटर प्लान्स। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स आपसे दूर रहें और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, तो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करें, नेगोशिएट करें और मिनिमाइज करें। प्रोसेस क्वालिटी प्लानिंग में फेलियर मोड्स का ये स्लाइड दिखाई गई है। इसको अगर आप गौर से देखें कि इन्होंने प्रोसेस स्टेप डिस्क्रिप्शन की, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आर दी प्रोडक्ट प्रोसेस को किया, फिर उन्होंने इसी में एक कॉलम बनाया पॉसिबल प्रॉब्लम्स कि इस जो कुछ पीछे हो रहा है, जो कुछ एक्शन या एक्टिविटीज किए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने के लिए, तो पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपने देखा फाइल नॉट फाउंड, बैलेंस रॉन्ग, ऑर्डर्स मिक्स्ड अप, जो भी प्रॉब्लम है छोटी या बड़ी आप लिस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर उसकी करेक्शन भी साथ आएगी। पॉसिबल काजेस, ये दो कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल काजेस। इनको अगर हम गौर से पढ़ें तो जैसे पॉसिबल प्रॉब्लम्स में उन्होंने कहा जी ऑर्डर्स मिक्स्ड अप, रॉन्ग अमाउंट, फाइल नॉट फाउंड, बैलेंस रॉन्ग। काजेस में क्या हुआ, सेल्स पर्सन रश्ड, कि वो सेल पर्सन भाग रहा था इसलिए वो ऑर्डर मिक्स हुए, और सेल पर्सन कैलकुलेटेड रॉन्ग अमाउंट इसलिए होगी उसने उसका कैलकुलेटर से यूज ही गलत किया। और दूसरा फाइल नॉट फाउंड, सेल्स पर्सन फेल्ड टू आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर, कि नए कस्टमर को उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसकी रैशनल तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की, कैलकुलेशन इनकरेक्ट। यानी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई ना कोई काज है, वो उसका भी कॉलम बन गया, सो दैट नेक्स्ट टाइम उस काज को एड्रेस किया जाए और प्रॉब्लम डजंट अराइज। कंट्रोल, the final step in process quality planning is to determine the internal controls for the process stability। controls जो हैं overall process पे क्या controls हैं वो है final step है ये। for our purpose here we will explore how errors are sensed, errors को कैसे sense किया जाता है। और table 2.7 also describes the detection error call sensors, यानी error sensors कह लें इसको। Errors can be detected directly or indirectly, errors दोनों तरीकों से sense हो सकते हैं। Those that can be directly sensed are done so by making observation of the object or error in this case। तो वो जो directly और indirectly जो भी error sense होंगे उनको negotiate किया जाता है। फिर this can be done visually by looking at it through a test of instrument applied to the object। जो visible errors होते हैं वो तो आप simply test tool equipment inspection से देखते हैं। टेस्ट इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड रूलर्स, माइक्रोमीटर्स, कैलिपर्स, ये मैन्युफैक्चरिंग साइट की या मशीन रिलेटेड चीजें हैं जो डिफरेंट लिस्ट की गई हैं। ऑल दीज डिवाइसेस मेक डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, ये डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, ये टेंजिबल मेजरमेंट्स हैं जो आप इन टूल्स की मदद से आप करते हैं। द मेजरमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड टू रिक्वायरमेंट टू डिटरमिन दी इफ द प्रोसेस इज ऑपरेटिंग विद इन डिफाइंड लिमिट्स। इट इज यानी आप मेजरमेंट जब आपने कर ली, प्रोडक्ट को देख लिया, तो यू इंश्योर, साथ ही आप एरर फ्री होने के लिए इंश्योर करते हैं, साथ साथ कंट्रोल है प्रॉपर आपका कि जी कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स हो रही है या स्टैंडर्ड से वेरिएशन है। वेरिएशन है तो प्रोसेस उधर ही पकड़े जाएंगे एरर्स और ठीक होंगे। इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स आर दोज विच मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स भी की जाती हैं। टेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स आर मल्टीमीटर्स, ऑसिलोस्कोप्स, ये डिफरेंट हैं। जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर जो उसमें के अंदर हमने कोई एलिमेंट यूज किया है, कोई इक्विपमेंट में कोई चीज यूज की है, सर्किटरी इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उसके ये इफेक्ट्स देखती हैं। दीज डिवाइसेस मेजर द इफेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दे मेजर एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये दोनों के चीजों को मेजर करती हैं कि ऑब्जेक्ट की अपनी मेजरमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट की इटसेल्फ क्या है, सो दैट द प्रॉपर कंट्रोल इज एग्जीक्यूटेड और एरर उधर ही आइडेंटिफाई हो जाए जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं। We describe the measurement method sensor along with the sample size and frequency. Both these are derived statistically. Also include are the provisions for the identification of any procedures, records used in the task. Last, when errors do occur, the last column describes what steps to take to remediate problems. यानी आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की थी, आपने काज भी की थी, एंड पे आपने उसकी रेमेडियल मेजर्स भी लिस्ट करनी है ताकि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड वेल। अभी अगर आप गौर करें तो पॉसिबल काजेस तक हमने पीछे मैंने बातचीत आपसे शेयर की थी, यह प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का वही चल रहा है पूरा आपका टेबल। पॉसिबल काजेस के बाद आ गया सेंसर, कि आपने कैसे सेंस किया, विजुअल किया, कैलकुलेटर से किया, विजुअल किया, या सैंपल कितने देखे आपने, एक देखे, 4, 5, 6 जितने भी देखे, यानी जिस मेथड से किया। फ्रिक्वेंसी क्या रखी है आपने, 3 दफा देखा, 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा। फिर डॉक्यूमेंट आपने किस से देखा, कि सेल ऑर्डर से लिया, कहां से डॉक्यूमेंट लिया, फाइल से लिया। और रिएक्शन प्लान, आपने जो आप आइडेंटिफाई चीज की है इसका रिएक्शन या इसका करेक्शन प्लान क्या होगा।
कॉल मैनेजर, कॉल मैनेजर, कॉल मैनेजर, मैनेजर को आपने कॉल करके उधर इन्फॉर्म कर दिया एंड थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड राइट देन एंड देयर। आज के लेक्चर की समरी में आपके साथ शेयर करता हूं, और समरी में हमने जो आज का लेक्चर खत्म किया, इसकी जो समरी है वो ये है कि प्लानिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट प्रोड्यूसर्स एंड इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। बहुत अच्छी बात। प्लानिंग जो है ये मैनेजमेंट फंक्शन है दैट प्रोड्यूसर्स एंड इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, कि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS assumes that each group performs their intended responsibilities। हर ग्रुप अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और सेटिंग बिजनेस मैटर्स, और बिजनेस मैटर को भी साथ सेट करना। इन प्रोसेस प्लानिंग वी ओनली नीड टू नो व्हाट स्टेप्स और टास्क आर परफॉर्म्ड, नॉट द एक्चुअल हाउ टू इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेस कंट्रोल में वी नीड टू नो ओनली स्टेप्स और टास्क परफॉर्म्ड, कि प्रोसेस में सिर्फ स्टेप्स आप देखते हैं, इंफॉर्मेशन जो कैसे हुई उस पर नहीं जोर देते। प्रोसेस की वैलिडिटी और एरर फ्री की आप उस पर ज्यादा जोर देते हैं। विद दिस जेंटलमैन आई फिनिश माय लेक्चर, और एज यूजुअल लेक्चर के एंड पे भी मैं आपसे एक अच्छी चीज शेयर करता हूँ। इट इज सेड, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू हुरैरा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस बी अपॉन हिम, ब्लेसिंग ऑन अल्लाह अपॉन हिम, सेड, हदीस शरीफ है जो कि पूरे उसके वर्ड्स पे आ जाता हूँ। डू यू नो व्हाट गिबा, दैट इज बैक बाइटिंग इज, गीबत के मतलब है कि बैक बाइटिंग क्या है। दे सेड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर नो द बेस्ट। ही सेड सेइंग समथिंग अबाउट योर ब्रदर दैट ही डिसलाइक्स, अपने भाई के मतलब वो बात कहना उसकी गैर मौजूदगी में जो उसको नापसंद हो। इट वाज सेड व्हाट इफ इट वाज से अबाउट माय ब्रदर इज ट्रू, अगर मैं वही बात अपने भाई के मतलब कहूँ जो ठीक हो। ही सेड इफ व्हाट यू से दैट इज ट्रू देन यू हैव backbitten about him, and if it is not true then you have slandered him। यानी बेसिकली ये बात है गीबत की और इल्जाम तराशी के मतलब कि गीबत एक बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपनी जो कुछ थोड़ा बहुत हमने कमाया होता है, हम अपने दोस्तों को, ऑफिस वालों को, साथ वालों को, कम्युनिटी को, घर में, फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिलेटिव्स में, जब भी आप लोगों में गीबत करना शुरू कर देते हैं तो पहली उसके 3 नुकसान हैं। एक तो आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट अवॉइड करते हैं। सेकंडली आप दूसरे की बात, दूसरे के लिए मुफ्त में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तीसरा रिलीजियसली आपकी अगर जो दो चार अच्छाइयाँ नेकियां आपने की हैं तो आप अपने भाई की गैर मौजूदगी में वो बात करके अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो गीबत इज द हार्शेस्ट वेपन अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो आई वुड रिक्वेस्ट अर्ज कि हमारे जो छोटे हैं, हमारे मिलने वाले, अल्लाह ताला मुझे आपको, जैसे मैं स्पिरिचुअल डिजीजेस की अक्सर बात करता हूँ, स्ट्रेस की बात करता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो आई अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू कि हम एक दूसरे में वो बात डालें। एक और जगह हुक्म आया कि मुसलमानों एक दूसरे के मामलात की टो में ना रहो। आप लोगों के पर्दे रखें, अल्लाह ताला आपके पर्दे रखेगा। आप लोगों के लिए अच्छा बोलें, इनकरेज करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां देंगे। आप लोगों के काम करने शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके काम सीधे कराने शुरू कर देंगे। सो दीज आर द स्पिरिचुअल डिजीजेस जो कि ह्यूमन रिलेशंस को बहुत सख्ती से डैमेज कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट हैं, क्वालिटी के अगेंस्ट हैं और क्वालिटी लाइफ के अगेंस्ट हैं। सो हमें गीबत से बचना चाहिए और इल्ज़ाम तराशी से, दोस्तों के ऊपर बोहतान से बचना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के, अपने अजीज़ों के, अपने प्यारों में। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हर नेगेटिव चीज़ से जो कि हमारी क्वालिटी लाइफ के अगेंस्ट है उससे बचा के रखे, जिसमें गीबत, हसद, कीना परवरी और बोहतान तराशी वगैरह शामिल है, इससे भी बचाए। और मेरा रब मुझे और आपको अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। सेकेंडली जो बड़ी दूसरा मैसेज है, लाइफ सरप्राइजेस अस ऑल। लाइफ जो है हम सबको सरप्राइज देती है, बट वी शुड लर्न हाउ टू डील विद इट इन दी कॉमेस्ट वे। यानी जिंदगी जो है, जिंदगी इस दिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक सफर है। जिंदगी वी आर गोइंग थ्रू दिस लाइफ, वी आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल। दुनिया का, कायनात का, मेरे रब का प्लस ऑफ 7 अरब लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का ये होना चाहिए कि इसको हम ठंडे तरीके से, बैलेंस तरीके से, लोगों के साथ प्रोडक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू जेन में रखते हुए, अच्छाई जेन में रखते हुए, अच्छा परफॉर्म करते हुए जिंदगी को गुजारें। जिधर हम प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट जेन से निकाल देते हैं, सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, लालच, हसद, कीना जेन में आ जाता है, लोगों को तंगी देना शुरू कर देते हैं, अपने अखलाक खराब करते हैं, तो जिंदगी की चाशनी या फ्लेवर या मजा आउट हो जाता है। ये एक फ्लेवर है, मल्टीपल फ्लेवर है,
जूसेस का, लोगों का, फ्रूट्स का, जो मैं कहता हूँ जिसमें हर तरह का टेस्ट है। जिंदगी में खुशियां भी हैं, गम भी है, दौड़े भी हैं, हार्डवर्क भी है, सब्र भी है, खुशियां भी हैं। तो जब खुशियां मिलें तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, जब गम मिले तो सब्र करें, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और देखें कि मेरे कॉल से, मेरे फेल से, मेरी बातचीत से मेरे किसी मिलने वाले को, जानने वाले को, ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान ना हो, गीबत ना हो, अगेंस्ट ना हो। तो विद दिस मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। विद दिस मैसेज जो कि हमेशा आपसे शेयर करता हूँ, आप कोशिश करें कि अपनी ज़ाती सेल्फ प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें, क्वालिटी लाइफ को, क्वालिटी भी मैनेजमेंट करें, बेहतर करें, अपने पेरेंट्स का अदब करें, पेरेंट्स के उम्र के लोगों का अदब करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा इज्जत देंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ, रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात जो हर चीज़ का मालिक, खालिक, राज़िक है, मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे, उसी तरह कबूल करे, क्योंकि उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। हमें माँ बाप का मुअद्दब बना दे, उनको खुशियां देने की हिम्मत दे, अपने प्यारों के लिए कंफर्टेबल बना दे, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कंफर्टेबल बना दे, और अपनी ज़ात के सिवा कायनात में किसी का मोहताज ना करे। हमारे पोटेंशियल को पूरा यूज़ करने की हिम्मत दे दे, और हम आज से, हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो, और अच्छे से बेहतर हम परफॉर्म करते रहें और आन करते रहें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा अमीन नासर हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।